प्रोफेसर अभय से मैं एक कमेंट ले लूं, फिर आप लोग के पास आता हूं। प्रोफेसर साहब, दो चीजें जो मुझे बहुत स्पेसिफिक सी दिख रही हैं। एक तो ये मुझे लग रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अब आगे का जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। पहली चीज, पिछले चुनाव में मोदी जी ने, मैंने आपके आने से पहले मैंने इसको रखा भी था और उसी पे लोगों के कमेंट ले रहा था, जिसपे प्रदीप जी, मोदी जी ने 2019 में 18 चुनावी सभाएं की थी हरियाणा में, इस बार 4 की। तो क्या ये समझ में आ गया है हरियाणा या बीजेपी लीडरशिप को कि मोदी जी को ज्यादा एक्सपोज करना नुकसानदेह होता है बीजेपी के लिए, और मोदी जी जितना कम रहेंगे उतना शायद उनके लिए हानि वो ठीक रहेगा। मैं इस पे भी एक चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी जब नहीं आए हैं तो 1.5 गुनी सीट ज्यादा आ गई है। एक दूसरा, जरा मैं ये भी आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं कि इसका क्या मतलब कि अगले चुनाव, अब जो विंटर सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, क्या उसमें आपको उम्मीद है कि अब ये किसान बिल, क्योंकि किसान बिल बिल्कुल इनकी नाक की बात है, तो अब क्या इनकी तपस्या और वो पूरी हो गई और अब किसान बिल वापस आएगा? क्योंकि इसके लिए अडानी जी बहुत परेशान है, उनका सेलोस बन के खड़े हुए हैं, उनके सारा वो प्लानिंग गड़बड़ हो गई है। तो मैं दोनों चीजों पे आपका, मोदी जी का क्या अब समझ में आ गया है बीजेपी को भी कि इनको ज्यादा मत यूज करो, बिना इनके भी जो बाकी जो क्या हुआ है हरियाणा में अभी भी नहीं, अगर आप समझा सकें अभय भाई कि हरियाणा में हुआ क्या है जो बहुत का कॉम्प्रहेंशन नहीं हो पा रहा है। अभय जी। देखिए, हरियाणा में तो अब अभी समझना बहुत कुछ बाकी है और हम लोग सब कोशिश करते रहेंगे कि हरियाणा में क्या हुआ इसको समझा जाए। मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस को भी ठीक से नहीं पता है कि हरियाणा में क्या हुआ है। वो अटल जी की बात आपको याद होगी, जो अटल जी ने जब 2004 का चुनाव हारा था, तो उन्होंने कहा था अटल जी ने कि हमें नहीं पता हम क्यों हारे और उन्हें नहीं पता कि वो क्यों जीते। तो यही स्थिति है। अभी मनोहर लाल खट्टर से जब टीवी में बात हो रही थी तो वो नहीं बता पा रहे थे कि भाई वो चुनाव क्यों जीत गए। अच्छा, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि अब सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण वो हरियाणा में चुनाव जीत गए। वो तो ये बात कही जा रही है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण जीत गए। अब आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी कम आए हरियाणा में इसलिए भाजपा ज्यादा ज्यादा जीती। देखिए, वहां मुझे अभी तक समझ में आया है कि कांग्रेस के आला कमान ने एक बड़ी चूक की और उस चूक को हम लोग भी नहीं समझ पाए। मैं अपने 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 बारे में भी कह रहा हूं और मैं मानता हूं गलती कि हम लोग उस बात को नहीं समझ पाए। कांग्रेस के चुनावी अभियान के ऊपर जाट समुदाय की बहुत बड़ी मुहर लगी हुई थी और वो मुहर इतनी जोरदार, इतनी पक्की और इतनी गहरी मुहर थी कि उसकी वजह से कांग्रेस का अपना जो सामाजिक समीकरण था, उस सामाजिक समीकरण में जाट थे, दलित थे, मुसलमान थे और कुछ छुटपुट और कुछ दूसरे लोग थे। मुख्य तौर पर ये थे। तो ये सामाजिक समीकरण भी इसने 100% काम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 100% नाकाम हो गया। नाकाम हो गया होता तो भाजपा की अगर सारे दलित वोट छिटक गए होते तो कांग्रेस की अभी 15 या 20 सीटें ही आती केवल वहां पर। लेकिन मैं मानता हूं कि दलितों का एक हिस्सा जरूर छिटका है कांग्रेस से। दूसरे, ओबीसी समुदाय ने कांग्रेस को पसंद नहीं किया। ओबीसी समुदाय ने मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है, जिसकी वजह, वरना भारतीय जनता पार्टी को 40% के आसपास वोट कैसे मिलते? भाई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर 0.8% वोटों का फर्क है। कांग्रेस उससे 0.8% पीछे है। लेकिन शायद कांग्रेस इतनी नजदीक इसलिए दिख रही है क्योंकि मेवात के इलाके में कांग्रेस के जो मुसलमान उम्मीदवार थे वो 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, जबकि चुनाव जीतने के लिए 1.5 लाख वोटों का फासले की जरूरत नहीं होती है। अगर उन्हें वहां 5-10 हजार वोट ज्यादा मिलते और बाकी वोट अगर कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों में बट जाते तो वो कांग्रेस का नतीजा बेहतर होता। तो मेरे ख्याल से जो कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत भाजपा के ज्यादा नजदीक दिख रहा है, बहुत ज्यादा नजदीक दिख रहा है, उसकी वजह वो 3 उम्मीदवारों की जो 1.5 लाख वोटों से जीत हुई है, वो भी एक कारण हो सकता है उसका। ये सब अभी मैं अंदाजे, अभी बहुत ये सब अंदाजे बदल भी सकते हैं क्योंकि अभी सही सही आंकड़े नहीं आए हैं। चुनाव का दरअसल गिनती जारी ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी सब बातों को अंतिम रूप से कहा जा सकता है। हम सब लोग अपनी समझ बनाने में लगे हुए हैं। तो जब एक बार ये दिख गया कि 90 में से 72 टिकट जो है भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से दिए गए, अब बाकी टिकट बचे 18। उसमें से एक टिकट दिया गया सुरजेवाला साहब के साहबजादे को, जो शायद चुनाव जीत गए हैं, जो केवल 26 साल के हैं, छोटे बेटे हैं उनके, वो चुनाव जीत गए हैं वो। और तो कितने जो हुड्डा से प्रतियोगिता कर रहे थे कांग्रेस के भीतर, उन नेताओं के हिस्से में कोई खास आया नहीं। बिल्कुल स्पष्ट था
कि ये चुनाव जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, हम लोग अपनी बातचीत में कहते भी थे वही मुख्यमंत्री बनेंगे, भले ही आधिकारिक रूप से उसका नाम ना घोषित किया जाता। तो ये जो छाप लगी हुई थी उसकी वजह से 2014 में भाजपा ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, किस तरह से जाटों का प्रभुत्व हरियाणा के ऊपर से खत्म किया जाए, वो प्रोजेक्ट इस छाप के कारण पुनर्जीवित हो गया। तो उसके पुनर्जीवित होने से उसके अदृश्य किस्म के कई प्रभाव पड़े, जो प्रभाव धीरे धीरे हम लोगों की समझ में आएंगे, वो अब समझ में आ भी रहे हैं। जैसे कांग्रेस का जो सामाजिक समीकरण था उसने पूरी तरीके से काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को अनपेक्षित रूप से कुछ दलित वोट मिल गए, जो दलित वोट बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए थे। हम लोगों ने दो और गलतियां की इस चुनाव की समीक्षा करने में, जिससे आपके एक और अन्य सवाल का जवाब होगा कि हम लोगों ने किसान आंदोलनकारी और किसान वोटर को एक कर दिया। हम लोगों ने ये मान लिया है कि जो किसान आंदोलनकारी है वो उसी लिहाज से किसान वोटर भी है और उसी तरह से वोट करेगा। वो जब 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 अगर नरेंद्र मोदी ये जुर्रत करते हैं कि वो संसद में दोबारा उन कृषि कानूनों को लाएं, तो मेरा मानना है कि जिन किसानों ने भाजपा को वोट दिया होगा, भले वो अहीरवाल के किसान क्यों ना हो, वो सारे के सारे आंदोलन में उतरेंगे भाजपा सरकार के खिलाफ। लेकिन जब वो वोट डालने जाएंगे तो वोट डालने जाते वक्त वो कुछ और सोचेंगे। वो सोचेंगे कि भाई सरकार किसकी बनेगी, वो हमें मारेगी कि छोड़ेगी, वो हमारी सुरक्षा करेगी, हमें क्या देगी क्या नहीं देगी, वो इस तरीके से सोचेंगे उसको। तो उसका आंदोलन करते समय उस किसान का सोच अलग होता है और वोट डालते समय वो दूसरे तरीके से सोचता है। हमने दोनों को जोड़ लिया, मिला लिया दोनों को, और मानने लगे कि ये इस तरीके से होगा। दूसरे, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वोट पड़े थे, हमने मान लिया कि विधानसभा चुनाव में भी उसी तरह पड़ेंगे। अब लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में 65% दलित वोट मिला था और कांग्रेस को 25% मिला था। तो हमने मान लिया कि इतना ज्यादा वोट मिला है लोकसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं मिलेगा। अगर हम इसको उत्तर प्रदेश के ऊपर प्रोजेक्ट करें इसी आंकड़े को, तो मुझे पक्का यकीन है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस के जरिए समाजवादी पार्टी को दलित वोट मिले, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को दलित वोट इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। हो सकता है कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों को मिल जाए, वहां बहुजन समाज पार्टी भी तब इतनी कमजोर नहीं होगी, वो बहुत मजबूती के साथ दलित वोटों को हासिल करेगी, बशर्ते मायावती ठीक से अपनी राजनीति करें। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो गलतियां हम लोगों ने विश्लेषण में की, ये गलतियां आज हमारा जो अंदाजा था उसको उसने गलत साबित किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हरियाणा की जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जाट, यानी जो प्रभुत्वशाली कम्युनिटी है, जो मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है और सत्ता की बड़ी महत्वाकांक्षा है उसके पास। वो हमेशा मानते हैं कि भाई हमारा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, सत्ता हमारे ही पास होनी चाहिए। तो वो जो कम्युनिटी है वो बहुत कोलाहल करती है, बहुत शोर मचाती है, वो हवा बनाती है बहुत ताकत के साथ में, और वहां के ज्यादातर पत्रकार भी उसी समुदाय से आते हैं। अब जितने भी हरियाणा के स्थापित पत्रकार हैं, कईयों को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता भी हूं, जब जनसत्ता में था तो उसके लिए रिपोर्टिंग वगैरह भी करते थे, तो वो सब यही बोल रहे थे लगातार कि हरियाणा में कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत रही है। अब इस वक्त वो सब लोग कांग्रेस की गलतियां बता रहे हैं, वही सब लोग टीवी बैठे हुए वो सब कांग्रेस की गलतियां गिना रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अच्छा, कांग्रेस भी अपने बुलबुले में बैठी हुई थी कि हम चुनाव जीत ही गए हैं, तो राहुल गांधी में बड़ा आत्मविश्वास था कि हम तो चुनाव जीत ही गए हैं, जिन इलाकों में हमें वोट मिल रहे हैं उधर पदयात्रा करने से क्या फायदा। अभी चौहान साहब ने जो बात पूछी थी, मैं उसको संबोधित करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो उन्होंने जो जीटी रोड बेल्ट थी, उस जीटी रोड बेल्ट में ही अपनी पदयात्रा की, उसने सोच कर कि भाजपा का जो मर्म स्थल है हम वहां पे चोट करेंगे जाके, क्योंकि बाकी जगहों पे तो हम जीत ही रहे हैं वहां। तो ये सब हुआ है हरियाणा में, अभी समझ बनाने की प्रक्रिया वहां पर जारी है। और अच्छा, फिर आपने कहा कि एक अभी चर्चा हुई थी, जलील साहब ने बात कही थी कि कश्मीर में जो सरकार बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की जो गठजोड़ सरकार बनेगी, जाहिर है मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा उसमें, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। एक पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक लाजवाब प्रदर्शन किया है, जिसकी कोई उम्मीद हम सब लोगों को नहीं थी। हम लोग मानते थे कि घाटी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो उन्होंने जो किया है वो उम्मीद से भी ज्यादा है। तो मैं जो कल्पना कर पा रहा हूं ये है कि जिस दिन वो लोग शपथ लेंगे सरकार में, उनकी सरकार बनेगी, मेरे ख्याल से उसी दिन विधानसभा अधिवेशन के पहले दिन ही प्रस्ताव रख देना चाहिए उन्हें कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और उस प्रस्ताव को
सर्वसम्मत से वहां पे पारित होगा, क्योंकि भाजपा भी उस प्रस्ताव पर वोट करने से नहीं बच सकती। भाजपा तो प्रतिबद्ध है, विधानसभा में गृह मंत्री कह चुके हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत दिया जाए, इस बात से भाजपा पीछे नहीं हट सकती। अगर पीछे हटेगी तो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो सर्वसम्मति से विधानसभा प्रस्ताव पास करने के बाद उन लोगों को दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए उस प्रस्ताव को लेकर, और वो राष्ट्रपति को, लोकसभा स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको प्रस्ताव देना चाहिए, धरना देना चाहिए, जबरदस्त रूप से एक सूत्रीय एजेंडा होना चाहिए। दिन रात केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाओ, वरना वहां तो डिफेक्टो मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा होंगे। अगर जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक डिफेक्टो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर मनोज सिन्हा होंगे वहां पर। दूसरे, दिल्ली की स्थिति में और कश्मीर की स्थिति में फर्क है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग ही नहीं कर सकते, वो केवल अपने बेहतर अधिकारों की मांग करते हैं, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक मुकदमा लड़ा, मुकदमा जीत गए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको फैसले को पलट दिया, वो अलग बात है। मेरा कहना यह है कि कश्मीर के मुख्यमंत्री को यह सुविधा प्राप्त है कि वो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करे और इसके अलावा और कुछ ना करे, केवल इसी मांग के ऊपर पूरी सरकार आंदोलित हो जाए। सारे एमएलए वगैरह जितने हैं सबको दिल्ली जाकर धरना देना चाहिए वहां पर, और इतना पहले महीने में इतना दबाव बनाना चाहिए उनके ऊपर कि वो हीला हवाला ना कर पाए, वरना भाजपा की चली तो वो लगातार हीला हवाला करते रहेंगे, और जब तक भाजपा की सरकार नहीं बन जाएगी तब तक वो पूर्ण राज्य का दर्जा देने से परहेज करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति ना आने दी जाए। तो मेरा मानना यह है कि कश्मीर में तो ये करना ही चाहिए उनको, और उसमें कोई हिचक नहीं दिखानी चाहिए। मैं एक छोटा प्रश्न प्रोफेसर आपसे फिर पूछ ले रहा हूं, फिर और के पास जा रहा हूं। हम सब लोग बिल्कुल इस उसके हैं कि ईवीएम को हम लोग ये मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है, कहीं कोई ज्यादा जाके वोट डाल सकता है, ये सब कर सकता है, जैसे स्टैंप कर देते। अब बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि आप लोग ईवीएम पे नहीं बोलते हैं, क्या अभी भी हम लोग ईवीएम को निष्पक्ष माने, कि अभी माने कि अब ये कुछ स्वीकार कर लेंगे, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? हम लोग अभी तक नहीं मानते आए हैं प्रोफेसर आबिद दुबे साहब। देखिए, मेरी जाती राय मैं दूंगा, बाकी साथियों की राय अलग हो सकती है और मैं सबकी राय की इज्जत करता हूं। और ईवीएम का मसला पूरे राष्ट्र में बहस का केंद्र है, उसमें बहुत तरह तरह की राय आती है। बहुत लोग कहते हैं कि तकनीकी मसला उन्हें पता है, सब लोग कहते हैं कि उनको ज्यादा ज्ञान है इस बारे में। मेरा मानना यह है कि ईवीएम के जरिए इस देश में चुनाव का फैसला नहीं होता है, वो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है जिसपे अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो फिर चुनाव लड़ने और चुनाव समीक्षा करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर ईवीएम के जरिए चुनाव के फैसले होते हैं तो फिर विपक्ष क्यों चुनाव लड़ता है? भाई, अगर विपक्ष को वास्तव में यकीन है उसे ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं जीतने दिया जाता है, और चालाकी इतनी होती है कि कभी जीतने दिया जाता है और कभी नहीं जीतने दिया जाता है, मतलब चालाकी इस दर्जे की है कि बहुत ही माइक्रो किस्म की चालाकी है ये, कि किसी सीट पे ईवीएम में फर्जीवाड़ा होता है और किसी सीट पे नहीं होता है, किसी राज्य में होता है, किसी राज्य में नहीं होता है। सरकार ईवीएम का फर्जीवाड़ा करके परसेंटेज भी निकाल लेती है कि हम 10% जीतने देंगे कि 5% हराएंगे। मतलब ये यहां तक माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है ईवीएम की हैकिंग का। तो अगर वास्तव में ये बात है, अगर विपक्ष को वास्तव में विश्वास है, तो विपक्ष को एक सर्वदलीय बैठक करके ऐलान करना चाहिए कि जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे। लेकिन विपक्ष ऐसा भी नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम को मुद्दा बनाकर हम लोग लोकतंत्र की कोई बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये बिल्कुल जाती राय है, मेरी राय पूरी तरह गलत भी हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूँ। जी जी प्रोफेसर, अब है वो सवाल के साथ मैं भी एक सवाल जोड़ दूं, क्या जाति जनगणना की जो 90-10 की बात राहुल गांधी कर रहे थे, उस मुहिम पे भी क्या थोड़ा धक्का पहुंचा है इस मैंडेट के साथ? और जो आतमजीत सिंह साहब ने सवाल पूछा, अब दुबे साहब म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा वैसे अनम्यूट। बहुत समीक्षा दिलचस्प हो रही है। आदमजीत सिंह साहब ने बहुत दिलचस्प बातें बताई, जोशी जी ने बहुत बढ़िया बातें कही, चौहान साहब ने, अजय भाई ने, सब लोग बहुत, और दया सिंह जी साहब ने, सब, मेरी बहुत जानकारी इसमें बढ़ी, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ इसको लेकर। मैं जिस तरह सोचता हूँ, मेरे ख्याल से हम लोगों को लोकसभा के लिए जब वोटों की गोलबंदी होती है और जब एजेंडे रखे जाते हैं तो उस वक्त की राजनीति में, और विधानसभा के लिए जब वोटों की गोलबंदी होती है और उसके लिए जो घोषणा पत्र, एजेंडे वगैरह सब रखे जाते हैं, रणनीति बनाई जाती है, उसमें से मैं अपने आप से ये बात कह रहा हूं, दूसरों से नहीं, कि हम लोगों को इस प्रकार का
एक समीक्षा की पद्धति बनानी चाहिए, मेथड बनाना चाहिए। इन दोनों को हम थोड़ा अलग अलग करके देखें, क्योंकि वो अलग अलग हम लोग खूबी के साथ नहीं कर पाते, इसलिए अब कई बार हम लोगों के परिणाम जो हैं वो गलत निकलते हैं। मैं ये मानता हूँ, और इसमें मैं अपनी भी कमी पाता हूँ कि मैं हर बार ऐसा काम नहीं कर पाता। जब कर लेता हूं तो बात सही साबित होती है, कई बार मैंने देखा। अब देखिए, लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था, तो लोकसभा के चुनाव के वक्त हम लोगों ने समीक्षा की, और मैं जाती तौर पर और मेरे दूसरे साथी भी मुझसे सहमत थे कि भाई सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन खींचतान करके बनेगी बीजेपी की सरकार, बीजेपी को बहुमत नहीं प्राप्त होगा, और वो सब तो बकवास है, 400 सीट वाला मामला। तो वो मोटे तौर पर हम लोगों की बात सही साबित हुई। अच्छा, जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं, आप अगर उनको देखें तो आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर के बारे में उनका रुझान सही साबित हुआ। ऐसी बात नहीं, आप उनको 50% नंबर तो दीजिए। जम्मू कश्मीर के बारे में एग्जिट पोल का जो रुझान था वो मोटे तौर पे सही साबित हुआ, मतलब वो रुझान तो उन्होंने सही पकड़ ही लिया था, लेकिन हरियाणा में गलत हो गया। और दया सिंह साहब की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हम लोगों को कांग्रेस के प्रति निराशाजनक रवैया नहीं अपनाना चाहिए, और हमें अपने आप से ही सवाल पूछना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद हम इस निर्णय पे कैसे पहुंच गए कि अब भारतीय जनता पार्टी में कोई दम नहीं बची है। वो हर चुनाव में लगातार हारते जाने के लिए अभिशप्त है, वो हारती ही चली जाएगी, वो कुछ कर ही नहीं पाएगी अपनी तरफ से, उसकी दुर्गति होनी बिल्कुल तय है, वो सब जगह कुछ नहीं, अब केवल कांग्रेस ही मैदान में खेल रही है, भाजपा मैदान में खेल ही नहीं रही है। तो जब मैंने एबीपी चैनल पे ये बात कही तो योगेंद्र यादव हमारे पुराने मित्र, वो भी वहां मौजूद थे, तो मैंने कहा कि अभी ये मत मानिए कि भाजपा कुछ चुनाव लड़ ही नहीं रही है, वो कुछ करेगी नहीं, केवल कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है, और भाजपा बुरी तरह हारने के लिए मजबूर है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मेरी बात से अनमने हो गए थे। और मैं अपनी गलती कबूल करता हूं कि जो हवा का कोलाहल हुआ हरियाणा में बड़ा जबरदस्त, कांग्रेस की हवा चल रही है, बीजेपी का भूसा निकल जाएगा, ये सब जो है, मैं भी इसके असर में आ गया। शुरुआत वाली मेरी जो एक संतुलित राय थी, उस राय को मैंने छोड़ दिया, और मैं भी उस आखिरी दौर में उन बातों में बह गया, मतलब मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और मेरे ख्याल से हम लोगों को समीक्षक के तौर पर अपना जो तर्क है, अपनी जो दलील है, उस दलील पे कायम रहना चाहिए, और इधर उधर के इस तरह के दबाव में आके उस दलील को बदलना नहीं चाहिए हम लोगों को।